हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चक्रवात और प्रतिचक्रवात। इसे समझने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट समझनी होंगी। जैसे एक कंसेप्ट है ताप और दाब में क्या संबंध है, अर्थात तापमान और वायु दाब में क्या संबंध है। जब ताप ज़्यादा होता है तो वायु दाब उस स्थान पर कम होता है, इसी तरह जहाँ ताप कम होगा वहाँ पर वायु दाब अधिक होगा। और दूसरा सिद्धांत है कि पवन उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती है। इसे समझने के लिए साथ में ये भी क्लियर हो जाएगा कि पवनें क्यों चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी स्थान पर यदि तापमान बढ़ता है तो वहाँ की वायु, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, वहाँ की वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। ऐसे में यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर हवा है नहीं, क्योंकि हवा ताप के कारण हल्की होकर ऊपर चली गई। ऐसे में उसकी जगह कहीं भी जहाँ पर उच्च दाब होगा वहाँ से हवाएं चलने लग जाती हैं। तो ये तो था सिंपल कंसेप्ट, हवा क्यों चलती है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि चक्रवात क्या है, और ये कंसेप्ट हम देखेंगे कि कहाँ लागू होती है। चक्रवात की अगर सिंपल डेफिनेशन हम देखें तो यह एक निम्न वायुदाब का केंद्र है, जहाँ बाहर से उच्च वायुदाब से हवाएं केंद्र की तरफ चलती हैं। कहने का मतलब है कि एक ऐसा सर्कुलर हवाओं का पैटर्न है जहाँ पर बीच में निम्न दाब है और बाहर उच्च दाब है, और इसमें हवाएं सर्पाकार होकर गोलाकार आकृति में अंदर की तरफ चलती हैं। चक्रवात दो तरह के होते हैं, इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा डिटेल में ये बता देता हूँ कि आपको थोड़ा इस कंसेप्ट के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि जो स्थायी पवनें हैं, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में है, वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं, और उनका पैटर्न इस तरह से होता है। ये इक्वेटर की तरफ, भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, और ऐसे ही पछुआ पवनें 30 डिग्री से उत्तर पूर्व की तरफ चलती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में यह दक्षिण पूर्व की तरफ चलती हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये कंसेप्ट चक्रवात के जो दो प्रकार हैं उससे जुड़ा हुआ है। आइए देखते हैं कौन से दो प्रकार हैं चक्रवात के। चक्रवात के दो प्रकार हैं। पहला है ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और दूसरे हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिन्हें वाताग्रीय चक्रवात भी कहते हैं। अब इनका नामकरण ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन हम पढ़ेंगे वो ट्रॉपिकल जोन्स में जो पाए जाते हैं, और उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि वो क्यों बनते हैं, और इसके बनने का कारण और इसके बनने का कारण किस तरह अलग है, ये भी आगे डिस्कस करेंगे। इन दोनों में जो फ़र्क है, वो मेन जो डिफरेंस है वो अवस्थिति का है, कि इस क्षेत्र में जो बनेंगे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए ट्रॉपिकल जोन है, और ऊपर जो बनेंगे वो टेम्परेट साइक्लोन है। ये दोनों ही साइक्लोन के प्रकार हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एंटी साइक्लोन या प्रतिचक्रवात इनसे भिन्न कैसे हैं और वो कहाँ पर बनते हैं, वो देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये एक, आप में देख सकते हैं कि साइक्लोन आने पर ऐसी कंडीशन डेवलप हो जाती है, काफ़ी मूसलाधार बारिश के साथ में तेज हवाएं चलती हैं। आइए देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए कौन सी स्थितियां अनुकूल होती हैं, कैसी कंडीशन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। तो सबसे पहले तो वृहद समुद्री सतह होनी चाहिए, अर्थात काफ़ी बड़ा क्षेत्र होना चाहिए जहां समुद्र हो। ऐसी अनुकूल स्थितियां ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि वाटर का और नमी, आर्द्रता का कांस्टेंट सप्लाई होता रहना चाहिए, तभी वो जीवित रहते हैं। और जैसे ही थल भाग में चक्रवात आते हैं, हम देखते हैं कि वह नष्ट होने लग जाते हैं। दूसरा है समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। समुद्र की जो सतह है उसमें स्टार्टिंग के जो 50-60 मीटर है की गहराई है, वहाँ पर जो समुद्र का तापमान है वह 27 डिग्री से यदि अधिक होगा, तो ऐसी कंडीशंस में साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। कैरियोलिस बल का उपस्थित होना,
कोरियोलिस बल जैसा कि आप जानते भी होंगे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ये वैसे कोई बल नहीं है क्योंकि ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण डेवलप होता है। इसको प्रभाव बोलना सही रहेगा कि कोरियोलिस बल जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो हवाएं ऐसे सीधी चलती, परंतु पृथ्वी घूर्णन करती है, इसलिए इनमें विक्षेपण आ जाता है, तो हवाएं ये थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती हैं अपने, जैसे अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती तो डायरेक्ट जा रही है, बाद में इनमें इस तरह से विक्षेपण हो जाता है। और यह यहाँ डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हवाओं का सर्कुलर होना कोरियोलिस बल के कारण ही संभव है। चौथा है लंबवत पवनों की गति में अंतर कम होना। क्षैतिज इस तरह और लंबवत इस तरह, इनकी गति में अंतर होना भी जरूरी है ताकि एक प्रॉपर साइक्लोन डेवलप हो सके। इसी तरह यह उन क्षेत्रों में डेवलप होते हैं जहां ऑलरेडी कम वायुदाब का क्षेत्र हो। ऐसे एरियाज में सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई साइक्लोन डेवलप होना है, तो यहाँ पर निम्न दाब का क्षेत्र होगा, तो हवाएं बाहर से उच्च दाब से इस ओर चलेंगी और फिर साइक्लोन के रूप में सर्पाकार होकर के गोलाकार आकृति में वो मूव करेंगी। इसीलिए ऐसे एक निम्न दाब का क्षेत्र होना जरूरी है, लो प्रेशर एरिया यहाँ पर होना जरूरी है। वायु में ऊपरी मुखी संचलन, अब साइक्लोन को आगे हम आपको उसके पार्ट दिखाएंगे, तब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और जो संघनन की प्रक्रिया होती है, वहाँ से साइक्लोन अपनी एनर्जी प्राप्त करता है, वहाँ से ही वह अपना विकराल रूप धारण करता है कि जो संघनन की प्रक्रिया में गुप्त ऊष्मा जो रिलीज होती है, उस गुप्त ऊष्मा के कारण ही ये साइक्लोन जो है वो विशालकाय रूप धारण कर लेते हैं। तो वैसे ही गुप्त ऊष्मा का उपयुक्त स्रोत होना भी जरूरी है। ऊपरी वायु वेग की न्यूनता, अतः जब साइक्लोन डेवलप होते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे साइक्लोन डेवलप हो रहे हैं और यहाँ पर ऊपरी हिस्से में बादल ज़्यादा होने चाहिए, ऐसा एक एटमॉस्फेयर डेवलप होना चाहिए जिससे उसको इस साइक्लोन के जो डेवलप होने में ये सहायक हो। ऑलरेडी यहाँ पर बादल होने चाहिए, ऊपर की जो वायु है, ये वायु वेग वर्टिकल विंड शेयर जो है वो कम होनी चाहिए ताकि ये बादल यहाँ से हटे ना और साइक्लोन पूरी तरह से डेवलप हो सके। हम ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं। ये 5 डिग्री से जो ट्रॉपिकल जोन हमारा है 35 डिग्री के बीच में ये डेवलप होते हैं। अब चक्रवातों को ऊर्जा संघनन की प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासी मेघों से प्राप्त होती है। समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होते हैं, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। और यह समुद्र के ऊपर ही डेवलप होने चाहिए ताकि जो ह्यूमिडिटी है और आर्द्रता उसको जल की प्रॉपर सप्लाई होती रहे। और जैसे ही कोई साइक्लोन, जैसे आप ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें कि जैसे भी कोई साइक्लोन यहाँ से तट पर आता है तो यहाँ पर आकर ये नष्ट होने लगता है या खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो समुद्र के पास था तब तक उसमें वाटर की सप्लाई होती रहती और बाद में उसमें ह्यूमिडिटी, आर्द्रता खत्म होने लगती और साथ में ये साइक्लोन भी जैसे ही धरातल पर पहुंचते हैं तो ये खत्म होने लग जाते हैं। और जैसे ये साइक्लोन यहाँ धरातल पर पहुंचते हैं उनको चक्रवात का लैंडफॉल कहते हैं। अब देखते हैं कि इनमें जो हवाएं जो चलती हैं, वो जो साइक्लोन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ गमन करते हैं। और उसका कारण ये है कि ये व्यापारिक पवनें जो हमने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, जो फर्स्ट जो था यहाँ पर, ये इस तरह से मूव करते हैं। अगर यहाँ है तो इस तरह से साइक्लोन मूव करेंगे और यहाँ पर इस तरह से। तो ये इनके मूव करने का कारण है ये व्यापारिक पवनें जो इन्हें आगे धकेलती हैं। और यहाँ पर 30 डिग्री के आसपास जाकर इनका पैटर्न इस तरह हो जाता है। यहाँ पर ये सॉरी थोड़ा सा ऊपर जाकर ये वेस्टर्लीज पवनों के संपर्क में आकर इनकी डायरेक्शन थोड़ी नॉर्थ ईस्ट की तरफ और पूर्व की तरफ हो जाती है। साथ ही जो यहाँ पर जो समुद्री लहरें हैं उनसे भी ये विक्षेपित होकर इनका डायरेक्शन चेंज होता है।
बाकी मोस्टली इनकी डायरेक्शन व्यापारिक पवनों के अनुकूल रहती है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का डायग्राम है, जिसमें इस तरह से हम साइड व्यू देख रहे हैं कि साइड से साइक्लोन कैसा लगता है। तो साइड से हम देखेंगे तो जो बीच का जो पार्ट है, इसे साइक्लोन की आई या चक्षु भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ये जो पॉइंट है या ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम काफ़ी साफ रहता है और इसके जो आसपास है यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हवाएं ऊपर उठती हैं और यहाँ पर इसे साइक्लोन की वॉल भी कहते हैं। और यहाँ पर तीव्र गति से हवाएं ऊपर उठकर बरसात, काफ़ी तेज़ी से बरसात होती है और इस तरह से ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता है साइक्लोन। एक आपको याद रखना है कि जो साइक्लोन है वो उत्तरी गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि एंटी साइक्लोन में ये विपरीत है। चाहे कोई भी तरह का हो, अभी हम ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात डिस्कस कर रहे हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलता है, और इनके साथ में इनकी जो गति है वो सामान्यतः 50 से 100 किलोमीटर पर आवर होती है, लेकिन कभी कभी ये 250 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा चले जाते हैं। ऐसे में इनको फिर कैटेगरी इनकी चेंज हो जाती है कि ये सुपर साइक्लोन है या फिर सामान्य साइक्लोन है। और डायरेक्शन इनकी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। इसके बाद में हम देखते हैं कि इनका जो व्यास है कितने बड़े क्षेत्र में, तो ये लगभग 50 से 100 किलोमीटर व्यास में या फिर कभी कभी 200-300 तक भी इनका व्यास हो जाता है। जबकि टेम्परेट साइक्लोन जो है वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो काफ़ी बड़े क्षेत्र में होते हैं, और ये जहाँ भी इनका ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वहाँ काफ़ी तेज़ बरसात होती है, काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा बरसात हो जाती है। अब जो कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार लगभग पूछे ही जाते हैं वो है कि इन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नामकरण कैसे हुए। तो कंसेप्ट वाइज भी हम बताएंगे और थोड़ा सा ट्रिक का यूज़ करेंगे कि इन नाम को कैसे याद रखें। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि जो चीन के पूर्वी तट में या जापान के जो कोस्ट पर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, हम अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन डिस्कस कर रहे हैं, उनको टाइफून कहा जाता है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? इसको आप ऐसे याद रखिए कि जब भी ये जैक मा की फ़ोटो है जो चीन के काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन हैं, और ये जापान के जो प्रधानमंत्री हैं वो शिंजो अबे, उनकी फ़ोटो है। तो इन आप देखेंगे कि जो चाइनीज़ या नॉर्थ कोरिया या जापान के जो लोग हैं वो टाई ज़्यादा पहनते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं उन्हें टाइफून कहा जाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ जो साइक्लोन आते हैं उसे हम सामान्य साइक्लोन भी बोल देते हैं और ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कह देते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हम इसे साइक्लोन कहते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया और के पूर्वी तट पर और यहाँ पर जो तट पर आते हैं उनको विली विली कहा जाता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं कि जो फेमस क्रिकेटर थे ऑस्ट्रेलिया के, एडम गिलक्रिस्ट, जिन्हें गिली कहा जाता था, और ये भी कीपर थे ऑस्ट्रेलिया के फेमस इयान हिली। तो ऐसा साउंड सेम है, हिली और विली। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसी तरह हैरिकेन को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ का जो पार्ट है यहाँ पर कैरेबियन सी के पास में, और यूएसए में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उन्हें हैरिकेन नाम दिया जाता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ इसके पास में ब्राज़ील है, और ब्राज़ील जो कि नंबर 1 पोजीशन पे है शुगर केन के मामले में। शुगर केन यानी गन्ने के उत्पादन में, और ब्राज़ील पहले नंबर पर है। तो शुगर केन और हैरिकेन। तो आपको ट्रिक भी ऐसी याद रखनी जिससे एक फैक्ट अलग याद रहे। तो एक फैक्ट हो गया कि शुगर केन के प्रोडक्शन में ब्राज़ील पहले नंबर पर है, और उसके आसपास जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हैरिकेन्स कहा जाता है। ये नंबर ऑफ क्वांटिटी दे रखी है कि अमूमन औसतन कितने ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरे वर्ल्ड में आते हैं। और आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस पार्ट में और इस पार्ट में साइक्लोन कम क्यों आते हैं। और ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्षेत्र आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये ट्रेड विंड, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में ये यहाँ इस तरह मूव करते हैं और इन क्षेत्रों में काफ़ी बरसात करते हैं।
और जैसे ही ये यहाँ पर स्थल भाग में प्रवेश करते हैं तो कुछ दूरी पर आकर के ये यहाँ पर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और नष्ट होने लगते हैं। इसी तरह सेम इज द केस विद अदर पार्ट ऑफ द लैंड। यहाँ एनिमेशन से आप देख सकते हैं किस तरह साइक्लोन मूव करते हैं। ये जो अंदर का पार्ट है इसे साइक्लोन की आँख कहते हैं, और ये उत्तरी गोलार्ध का है, तो यहाँ पर ये काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। इंडिया में भी आप देख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है इंडिया, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हैं और इस तरह से यहाँ पर तटों पर काफ़ी मात्रा में तेज़ बारिश होती है और इनसे नुकसान भी काफ़ी होता है। दूसरा जो साइक्लोन है वो है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन या टेम्परेट साइक्लोन, जो उससे थोड़ा ऊपर बनता है। जो हमारा टेम्परेट जोन है उसमें 30 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में इस तरह के साइक्लोन पाए जाते हैं और इन्हें फ्रंटल साइक्लोन या वाताग्र चक्रवात भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इनका व्यास काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये डेवलप होते हैं, लगभग 2-2 हज़ार किलोमीटर इनका व्यास होता है और इसमें भी हवाएं बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं, इसीलिए ये साइक्लोन की कैटेगरी में। चक्रवात की पहली जो डेफिनेशन है वो यही है कि इसमें बाहर से अंदर की तरफ हवाएं चलती हैं, एल मीन्स लो प्रेशर जोन। और फ़र्क सिर्फ उसमें और इस साइक्लोन में ये है कि इसमें दो वायु राशियाँ, सपोज कीजिए कि नीचे से जो हवाएं आएंगी वो गर्म जोन से आ रही हैं और ऊपर जो हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाएंगे वहाँ ठंड है, तो वहाँ से जो हवाएं आती हैं वो ठंडी हवाएं आती हैं। तो जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलती हैं तो वो वाताग्र का निर्माण करती हैं और उसी के फलस्वरूप इस तरह के साइक्लोन्स डेवलप होते हैं। सबसे पहले बर्कनीज ने पोलर फ्रंट थ्योरी दी थी जो टेम्परेट साइक्लोन के उत्पत्ति से संबंधित है, और इस तरह के साइक्लोन जो हैं वो यूएसए में और साउदर्न यूरोप में ज़्यादा फेमस हैं। यहाँ पर इस क्षेत्र में ये ज़्यादा डेवलप होते हैं। और जो हमारे जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात हम कहते हैं, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कहते हैं, वह बरसात जो होती है वो पश्चिमी विक्षोभ, वह भी इन्हीं साइक्लोनों की देन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ वो है जो कौन से चक्रवात से आते हैं। इनमें दाब प्रवणता कम होती। दाब प्रवणता कहने का मतलब जब ये एक समान वायुदाब का क्षेत्र है, ये उससे ज़्यादा, ऐसे में यदि ये समदाब रेखाएं आसपास होंगी तो हवाएं बहुत तेज़ी से अंदर आएंगी, और अगर दाब प्रवणता कम है तो वो धीरे धीरे स्लोली अंदर आएंगी लो प्रेशर की तरफ। तो ऐसे में जो कम तेज़ी से आती हैं तो वो यहाँ पर वर्षा धीरे धीरे होती है और काफ़ी समय तक होती है। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन थे, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, वह सब समुद्रों में डेवलप होते थे। यह जल और स्थल दोनों में डेवलप होते हैं। आप इनका क्षेत्र देख सकते हैं कि जो क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का था उनसे ऊपर का क्षेत्र है ये वाले क्षेत्र से ऊपर का क्षेत्र है टेम्परेट क्षेत्र है, समशीतोष्ण क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में बनते हैं और इनसे वर्षा कम होती है, तेज़ बौछारों के साथ वर्षा रुक रुक कर होती है और काफ़ी दिनों तक वर्षा चलती है। और अधिकतर जो वर्षा है वो शीत ऋतु में होती है। और इनके मार्ग को स्टॉर्म ट्रैक या झंझावत कहा जाता है, स्टॉर्म ट्रैक। इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। और इसमें दो तरह के वाताग्र डेवलप होते हैं, शीत वाताग्र और एक उष्ण वाताग्र। तो ये तो था। और यहाँ के लोकल क्लाइमेट को कोई भी साइक्लोन है वो काफ़ी प्रभावित करता है, और इनसे ज़्यादा जान माल का इतना नुकसान नहीं होता है जितना उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, स्पेशली हमारे इंडिया और पास के जो कंट्रीज हैं वहाँ पर। अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रति चक्रवात क्या है, क्योंकि चक्रवात हमने दोनों डिस्कस कर लिए हैं और प्रति चक्रवात डिस्कस करना बाकी है। प्रति चक्रवात जस्ट इनकी विपरीत स्थिति है जिसमें मौसम शांत रहता है। उसका कारण ये है कि इसमें हाई प्रेशर सेंटर में होता है और हवाएं बाहर की तरफ चलती हैं,
ऐसा होने से मौसम शांत रहता है, क्योंकि हवाएं यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर शांत क्षेत्र डेवलप हो जाता है। क्योंकि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में वो कंसेप्ट इसीलिए पढ़ी थी कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ चलती हैं, तो ऐसे साइक्लोन्स में हवाएं बाहर की तरफ चली जाती हैं, इसलिए मौसम शांत रहता है और वर्षा नाम मात्र की होती है। और ये काफ़ी बड़े बड़े क्षेत्र में विस्तृत होते हैं, जैसे कभी कभी ये 10,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक भी डेवलप हो जाते हैं। इसी तरह इनसे इन्हें हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक दशाएं हैं, क्योंकि इस तरह की दशाएं डेवलप होती हैं। इन्हें साइक्लोन, एंटी साइक्लोन तो हम कहते ही हैं, बाकी ये एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस हैं। जिस तरह से साइक्लोन में हवाएं ऊपर उठकर, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि बादल बनते हैं, और स्थायी पवनों जैसे व्यापारिक पवन हैं उनके प्रभाव में ये आगे मूव भी करते हैं और साथ में बरसात करते हुए भी चलते हैं, भले ही वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो यहाँ डेवलप होने वाले या फिर टेम्परेट साइक्लोन हो। लेकिन एंटी साइक्लोन्स में क्या होता है, हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं और फिर वह बाहर की तरफ मूव करती हैं, तो इस क्षेत्र में ये शांत क्षेत्र रहते हैं। और इस तरह से इस तरह की कंडीशंस में या इस तरह के साइक्लोन्स में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि अरब की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में अरब सागर की बजाय अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों आते हैं? तो इसका कारण, सीधा कारण एक ये है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसकी हाइट कम है, यानी वह कम गहरी है, और जो अरब सागर है वह काफ़ी गहरा है। ये ऐसा आप देख सकते हैं, और अरब सागर अधिक गहरा है। अब ऐसे में जो पार्ट कम गहरा होगा वो जल्दी गर्म होता है, और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनने के लिए 27 डिग्री से ज़्यादा समुद्री सतह का तापमान होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशंस बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आदर्श अवस्थाएँ हैं इस तरह की। और साथ ही जो छोटा नागपुर का प्लेटो और यहाँ पर खनिज संसाधनों के कारण औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे यहाँ के आसपास का क्षेत्र का तापमान भी काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ वर्षों में। और कुछ कारण क्लाइमेट चेंज का भी है, इसे भी नकारा नहीं जा सकता। दूसरा क्वेश्चन है, इसी कारण यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन इन सालों में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, और ये इधर भी होते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक साइक्लोन अरब सागर में भी डेवलप हुआ था, लेकिन थोड़े कम आते हैं। फिर है, महाद्वीपों के पश्चिम भाग में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम क्यों आते हैं? जो ये पार्ट था दक्षिण अमेरिका, और ये वाले पार्ट की हम बात कर रहे थे, तो इसका एक कारण ये है कि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं, तो ऐसी आदर्श अवस्थाएं डेवलप नहीं हो पाती। यहाँ पर पेरू की ठंडी धारा है और यहाँ पर कनारी और बेंगुला की ठंडी धारा है, तो ऐसे में यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आदर्श अवस्थाएं विकसित नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर कम आते हैं। फिर है, भूमध्य रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्यों नहीं आते हैं? बिल्कुल 0 से 5 डिग्री के बीच में नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ, ऐसे में यहाँ पर कोरियोलिस बल पर्याप्त नहीं है, और उससे ऊपर जब हम जाते हैं तो उसमें कोरियोलिस बल अधिक होता है। तो ऐसे में हमने एक आवश्यक दशाएं पढ़ी थी कि कोरियोलिस बल का मान अधिक होना चाहिए, तभी ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा डेवलप होते थे। इस कारण इस क्षेत्र में कोरियोलिस बल कम है, इस कारण जो भूमध्य रेखा के नज़दीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं आते। क्या भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अधिक उष्णकटिबंधीय चक्रवात अनुभव किए हैं? बिल्कुल सही है। इसका कारण हमने समझा भी था कि क्यों बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक तो इसका कम गहरी है बंगाल की खाड़ी, दूसरा ये इसके आसपास जो औद्योगिक गतिविधियां हैं और जो क्लाइमेट चेंज का भी एक कारण है। इस कारण यहाँ पर पिछले कुछ सालों में ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा अनुभव किए गए। एक क्वेश्चन है, उड़ीसा में 1999 में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवातों ने भीषण तबाही मचाई थी, परंतु हाल ही में आए चक्रवात उनसे भी अधिक भीषण थे, इसके बावजूद भी नुकसान कम क्यों हुआ?
जी बिल्कुल, 1999 में जो साइक्लोन आया था उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा थी और सुपर साइक्लोन उसको संज्ञा दी गई थी। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। परंतु आज के टाइम में जो टेक्निकली एडवांसमेंट हमारा हुआ है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, उसके कारण हम साइक्लोन के बनने से पश्चात या बनने से पूर्व ही हमें उस क्षेत्र का पता चल जाता है कि इन इलाकों में ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो प्रिडिक्शन इजी हो गई है। ऐसे में जैसे ही चक्रवात के आने की संभावना रहती है तो उन स्थानों को खाली करवा लिया जाता है। तो चक्रवात यदि उन 1999 में जो आए थे या उसके बाद में भी उससे भीषण चक्रवात आए हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं। तो ये तो था चक्रवात जो स्टार्टिंग के थे ट्रॉपिकल रीजन में, उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात और फिर टेम्परेट साइक्लोन पढ़ा हमने, और उसकी जस्ट विपरीत जो कंडीशन थी उसको एंटी साइक्लोन पढ़ा हमने।